प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम कौम के नाम पैगाम जारी किया है। इसे ख़िताब कह लीजिए, मुख्तसर पैगाम कह लीजिए, बहुत मुख्तसर पैगाम था ये। और एक मरतबा उन्होंने फिर कौम से अपील की है कि आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। दोनों चीज़ें उन्होंने एक तो बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे होंगे, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा और नताइज भुगतना होंगे। तो मुख्तसर खिताब था, इस पर तो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाकर बात करेंगे। लेकिन इब्तदा में करूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वफाकी काबीना को एक और वजारत देने का फैसला किया है। MQM पाकिस्तान 7 सीटों के साथ कौमी असम्बली में हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और इसके पास पहले से 2 वजारतें हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान है, जबकि फ़ारूक नसीम वफाकी वज़ीर कानून की अहम वजारत रखते हैं। आम तासुर यह है कि हुकूमत को बजट पास कराने के लिए अपने इत्तेहादियों की ज़रूरत है, क्योंकि अपोजिशन ने बजट नामंजूर होने देने की धमकी दी है। जबकि MQM ने आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा करते हुए एक तरह से पैगाम दिया कि वो हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं, मगर हर मामले में हुकूमत के साथ नहीं। यही वजह है कि चंद दिन पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की। इसी मुलाकात में MQM को एक और वजारत देने और कराची और हैदराबाद के लिए माली पैकेज देने का फैसला किया गया। कुछ लोगों के ख्याल में एक वजारत और माली पैकेज एक तरह की सियासी रिश्वत है जो बजट पास कराने के लिए MQM को दी जा रही है, वरना इब्तदाई मुआहदे के मुताबिक MQM को 2 वजारतें तो पहले ही दी जा चुकी हैं, तो अब मजीद वजारत का मुतालबा क्यों? सिर्फ यही नहीं, चंद दिन पहले मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी कराची को पैकेज ना मिलने पर सख्त पैगाम दिया था। सुनिए कि वसीम अख्तर साहब ने उस वक्त क्या कहा था। मीटिंग में ये तय हुआ था कि कराची को अलग से पैकेज दिया जाएगा, हैदराबाद को अलग से पैकेज दिया जाएगा, जो कि आज 15 तारीख क्रॉस कर चुकी है। आपने उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने वोटर से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, और हमने आपके साथ कोलिशन किया था कराची के इश्यूज़ पे, टर्म्स हमारे कराची के इश्यूज़ थे। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें, इससे पहले कि हम कोई डिसीजन लें और आवाम के साथ खड़े हो जाएं। अब इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं। इरशाद साहब खुशामदीद। और MQM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया। कुंवर साहब सबसे पहले तो ये कहिएगा, ये 2 वजारतें शुरू में जब आप हुकूमत के इत्तेहादी बने थे आपके साथ कमिट हुई थी और वो 2 वजारतें आपको मिल भी गई। अब ये तीसरी वजारत का मुतालबा आपकी जानिब से हुआ है, हुकूमत ने खुद आपको ऑफर की है, ये तीसरी वजारत किस तरह से तय पाई है? देखिए, एक तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल बता दूं आपको कि 10 महीने पहले जब हमारी बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म से और हमने 2 MOU उनसे साइन किए थे, उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग थी कि MQM को 2 वजारतें दी जाएंगी। उसके बाद PTI ने या वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ारूक नसीम भाई से बात की कि हमें गवर्नमेंट के लिए आपकी खिदमत की ज़रूरत है। तो फ़ारूक नसीम भाई ने उनसे कहा आप MQM से बात करें। जब उन्होंने MQM से बात की तो MQM ने कहा कि हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि फ़ारूक नसीम भाई की खिदमत की ज़रूरत है, लेकिन आप इनको हमारी वजारत में काउंट नहीं कीजिएगा, बल्कि हमारी। तो उस बात पे उन्होंने एग्री किया था। ये बात है 10 महीने पुराने की। अच्छा। और अभी इनफैक्ट हमारी इस सिलसिले में कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात नहीं हुई थी। इस वक्त जो हमने उनसे बात की है वो कराची को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने उनसे कहा था कि मेयर कराची को और मेयर हैदराबाद को आप बराह रास्त पैकेज दें ताकि कराची का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लोग परेशान हैं, उनके लिए। मैं कुंवर साहब पैकेज पर तो आपसे बाद में बात करता हूं, लेकिन जरा 1-2 सवाल जो हम वजारत के हवाले से करना चाह रहे हैं। आपने जैसे कि खुद फरमाया कि 2 वजारतें तय पाई थी हुकूमत के साथ और उसमें फ़ारूक नसीम साहब की या वजारत कानून शामिल नहीं थी, और आपने कहा कि अगर आप उनको वजारत कानून दे रहे हैं तो आप फिर हमारी 2 को आप अलग रखिएगा। ये 10 महीने पुरानी बात है। अब अचानक हुकूमत को ये ख्याल आया कि आपसे एक वादा कर रखा था और बजट के इस मौके पर वो आपको वो वजारत दे रहे हैं, तो क्या इसके नतीजे में फ़ारूक नसीम साहब की वजारत आप चाहते हैं कि आपको कोई और दे दी जाए और फ़ारूक नसीम साहब की बेशक वजारत वापस ले ली जाए? देखिए, फ़ारूक नसीम भाई पूरे पाकिस्तान के एक माया नाज वकील हैं
और वो मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो पूरी कैबिनेट है उसमें जो चंद बहुत अहम वुज़रा हैं उसमें वो शामिल हैं। हमारे लिए अहम मेयर कराची, और ये भी कोई हमने बात नहीं की जो हमारे इनसे 9 नुकाती जो हमारा MOU है उसी का एक पॉइंट है। चूंकि बजट होता है उसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हमने उन्हें ये बात याद दिलाई है कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को दे रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जो कराची पूरे तमाम वफाकी इदारों और सूबाई इदारों की तनख्वाहें कराची के पैसे से मिलती हैं, KMC के मुलाजमीन को ईद के मौके पर तनख्वाहें नहीं दी गई इसलिए कि KMC के पास पैसा नहीं था। अब अगर उसके लिए हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? ठीक, सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। इस पर मैं कराची पैकेज पर मज़ीद बात करूंगा, लेकिन शाहद आरिफ साहब मैं वापस आता हूँ कमर साहब आपके पास। ये शाहद आरिफ साहब, ये महज इत्तफाक है कि इस वक्त जब हुकूमत को अपोजिशन ने यह कह दिया कि बजट पास नहीं होने देंगे और हुकूमत टेंशन में आ गई, और उस वक्त इत्तहादी जो हैं उनको हुकूमत को लगा कि इस वक्त उनके मुतालबात जो चाहे पुराने ही थे वो मंजूर करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर माली पैकेज जो मेयर को वादा किया गया था कराची और हैदराबाद के मेयर्स को देने का, वो तो कर ही रही है हुकूमत, लेकिन ये आपके ख्याल में ये एक तीसरी वजारत ये MQM की डिमांड पर इस वक्त हो रहा है, जो कि MQM कह रही है हमने इस वक्त ये इशू नहीं उठाया, तो फिर इमरान खान साहब खुद से उनको खुश करने के लिए तीसरी वजारत ऑफर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या आपको समझ क्या आती है इस वक्त इसकी ज़रूरत क्या थी? देखिए, साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि एक अहम इत्तेहादी है MQM की ज़रूरत 2 वजूहात से इमरान खान को है। एक तो वजह है कि भाई उसकी अददी जो अक्सरियत है वो इन्हीं वोटों से बरकरार है, MQM है या काफ लीग है। लेकिन दूसरा, कराची में चूँकि ख़ुद उनके अपने जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो अगरचे मुंतखब हो गए हैं, लेकिन कराची में अगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, अगर कराची के शहरियों को मुतमईन करना है तो MQM की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है, फैक्ट है। तो इसलिए MQM को खुश करना ज़रूरी है। लेकिन ये गनीमत है कि MQM 2 वजारतें या 2 पहले से हैं, तीसरी वजारत पर इक्तफ़ा कर रही है। अगर MQM आज 7 की 7 सीटें 7 के 7 MNA कहें कि हमें वज़ीर बना दो, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बनाना पड़ेगा, इमरान खान साहब को बनाना पड़ेगा। ये शुक्र करें। ऐसी बात है तो फिर तो वो तो ब्लैकमेलिंग वाली पोजीशन है। ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे। नहीं, ब्लैक MQM से मैं ये तवक्को मौजूदा MQM से मतलब तवक्को नहीं कर रहा। इमरान खान खुद ब खुद ब्लैकमेल हुए जा रहे हैं। मौजूदा MQM जो हैं उनसे मैं ये तवक्को नहीं कर रहा कि वो ब्लैकमेल करेंगे। ये बड़े शरीफ लोग हैं, इमरान खान खुद कह चुके हैं, बड़े नफीस लोग हैं। कमर साहब, एक चीज़ मुझे जो आप ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं मेयर के हवाले से बात करने और कराची के पैकेज और हैदराबाद के पैकेज के हवाले से बात करने में, तो पहले इसी पे बात करते हैं। फिर जो मेरे 1-2 सवाल हैं वजारत के हवाले से वो बाद में कर लेता हूँ। ये आपसे वादा किया गया था 10 माह पहले कि कराची को पैकेज मिलेगा। 10 माह में ये वादा पूरा नहीं हुआ। अब आप इसकी यकीन दहानी हुकूमत से कैसे हासिल कर रहे हैं कि बजट पर वोट लेने से पहले ये पैकेज मिल जाएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, या सिर्फ इसको जुबानी कलामी वादा है, बजट गुजर जाएगा तो ये 10 माह उसके बाद फिर मजीद गुजर जाएंगे और हुकूमत को वादा याद दिलाने के लिए आपको किसी और मौके का इंतजार करना पड़ेगा? ये कैसे आप श्योरिटी ले रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि हम पैसों की बात इसलिए कर रहे हैं मेयर कराची और हैदराबाद को देने के लिए कि इस बजट में फंड डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है। जब फंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो अपने वोटर्स के मसाइल को हल करने के लिए, उनको सहूलतें फराहम करने के लिए तो हैं। तो इसीलिए हम उनसे ये बात कर रहे हैं। हम कई बड़े इश्यूज हैं जिस पर गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। करप्शन के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के लिए हम मजबूती से गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। हम इसमें मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारा ही नहीं, ये तमाम सियासी जमातों का, ये तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि कराची में पानी जैसा बुनियादी जो पानी इंसान का बुनियादी मसला है वो मौजूद नहीं है। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 3-3 महीने बाद पानी आता है। सही। तो अगर हम कराची के मसाइल की अगर बात नहीं करेंगे तो हम कोई चांद के मसाइल की बात थोड़ी करेंगे। ठीक है, हमने यही सारी बातें की हैं राइट, और हम गुज़िश्ता 10 महीने में करते चले आ रहे हैं। इसी वजह से वसीम अख्तर साहब ने कमर साहब ने कहा, इसलिए वज़ीर देखें
जी कंवर साहब, इसीलिए वसीम अख्तर साहब ने कहा कि अगर आप हमें देखिए, हमारा इसीलिए- वादा किया हुआ देखिए- पैकेज देखिए नहीं मेरी देंगे तो बात हमें सुने। सोचना पड़ेगा और हम ऐसा ना हो कि अवाम के साथ जाके खड़े हो जाएं। अब अगर आपको ये पैकेज नहीं मिलता आज भी, अब या इमरान बिल्कुल खान ऐसा का वादा ही है। पूरा नहीं करते, तो आप क्या बजट के लिए न सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि हुकूमत से अलग हो जाएंगे? क्या इरादा है एमक्यूएम का? देखें बुनियादी तौर पर हम अगर हुकूमत के साथ शामिल हैं तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ साथ अपने वोटर के मसाइल को हल करने के लिए हैं। अगर हमारे वोटर के मसाइल नहीं होंगे, हल होंगे, तो हम अपने हर फैसलों को रिव्यू करेंगे। इसमें कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। ठीक, हम कोई अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। कराची के लोगों के मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है, हैदराबाद के लोगों को। और हमने इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, 162 अरब रुपए का पैकेज देकर गए थे। हमारी ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। और हम ये तमाम बातें, हमने कोई नई बात नहीं की है। जो हमारे एमओयू में मौजूद है वो आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसमें स्पेसिफिक राइट, कराची हैदराबाद को फंड देने का स्पेसिफिक जिक्र भी है। राइट, अब मुझे ये बता दीजिए कि आप जो तीसरी वजारत, या आपके नजदीक वो दो हैं क्योंकि फरूक नसीम साहब वाली इजाफी है, उसको आप अपने खाते में शुमार नहीं कर रहे, वो वजारत कौन सी आप लेने में दिलचस्पी रखते हैं? क्योंकि आप अगर वजारत कानून को इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे तो किस वजारत को आप इंपॉर्टेंट समझते हैं जो आपको मिलनी चाहिए? शिपिंग देखिए, इम्पोर्टेंट और गैर इम्पोर्टेंट की बात नहीं है। देखिए, वजारतें भी अगर वजारत मिलती है तो एक शख्स को मिलती है ना, और वजारत लेने का मकसद भी ये होता है कि उसके पास कुछ अख्तियारात होंगे। शहर के मसाइल में घिरे हुए लोग जब उसके पास आएंगे तो मसाइल हल करेगा। ये बात 10 महीने पहले की, अगर सर, हम आप अभी तो नहीं की है, लेकिन बजट गुजर जाएगा तो ये बात भी बात करेंगे, लोगों को हल कर सकें। या आपको कैसी वजारत में इंटरेस्टेड है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अंडरस्टूड बात है। हाँ, अंडरस्टूड बात है कि जब हम वजारत लेने की बात होगी तो हमारी तरजीह यही होगी कि हम कोई ऐसी वजारत लें जिसमें कराची, हैदराबाद जैसे शहरों के लोगों के मसाइल हल किए तो जाए। फिर सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत आपने क्यों नहीं रखी है? फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत में तो ऐसा शायद आप नहीं कर सकते कराची और हैदराबाद के लोगों के लिए, वो क्यों ले रखी है? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी वजारत है जो पढ़े लिखे लोगों की वजारत है और इसके जरिए कराची की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया जा सकता है। सर ये तो फिर वजारत कानून भी पढ़े लिखे लोगों की वजारत है साहब। अगर देखें, अगर एमक्यूएम चाहे या सिद्दीकी साहब जो वजीर, एक सेकंड जी इरशाद है उमर भाई जी, अगर ये चाहें तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, अगर वो चाहें तो उसमें अगर वो काम करें सही मानों में तो वो पूरे पाकिस्तान को रोज़गार दे सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अमेरिका, सिलिकॉन वैली जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है बल्कि इंडियन जो हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और पूरी दुनिया में उनकी एक शोहरत है कि इंडियंस वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने मुल्क में भी, बंगलौर जो है वो पूरे मुल्क के लिए मुफीद है या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट वजारत है। अब ये कैसी चल रही है ये इमरान खान साहब को पता हो या कमर साहब बता सकते हैं, वरना ये वजारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप सर आपसे जाते जाते ये बता दीजिएगा, फिर हमें ब्रेक पर जाना है, कि आपकी एक दो ऑप्शंस जो ऑप्शनल मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या होंगी? अगर इमरान खान साहब आपसे पूछते हैं कि आप क्या फैसला करेंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री आप लेना चाहेंगे? देखिए, जब इस पर हमारी सीरियस गुफ्तगू होगी हम बैठेंगे, पर राब्ता कमेटी के बैठेंगे थोड़ी 1 घंटे बाद भी बैठ जाएंगे ना। अभी हमारी पहली तरजीह नहीं है, हमारा मुतालबा था, अब भी है, ठीक, लेकिन अभी हमारा मुतालबा यह है कि मेयर हैदराबाद, मेयर कराची को ट्रांसफर किए जाए ताकि ये तबाह हाल स्ट्रक्चर है, सीवरेज के मसाइल हैं, ये पानी के मसाइल हैं, ये इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल किया जाए। ये टूटी हुई रोडें हैं, तबाह हाल पार्क हैं, इन तमाम मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया कंवर नवीद जमील साहब, बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको ये बताएंगे पिछले कुछ दिन से हमें ख़ास तौर पर 2-3 दिन पहले तक हम जो कौमी असम्बली में तमाशा देखते रहे और फिर कल सिंध असम्बली में देख रहे थे, और इस तरह के मनाजर हम रोज़ाना मुख्तलिफ असम्बलीज़ में पाकिस्तान की देखते हैं, सूबाई असम्बलियों में भी, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी बाज़ औक़ात। तो आपको ये बताएंगे कि कुल सारी असम्बलियाँ मिलाकर और तमाम अरकान मिलाकर कौम के पैसों से या कौम के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से कितने रकम वसूल करते हैं सालाना, कितने अरब रुपया वसूल करते हैं सालाना, और उसके नतीजे में वो कर क्या रहे हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
हमारे यहाँ यूं तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में संजीदगी कम कम ही देखने को मिलती है, मगर कुछ अरसे से तो एक तमाशा लगा है। इजलास या तो चल नहीं पाता और बार बार मनसूख करना पड़ता है, या अगर चले भी तो बेमानी और बाज़ औक़ात तो बेतुकी गुफ्तगू से ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी जानिब यही अरकान असम्बली इस कौम के पैसों से भारी तनख्वाहें और मरात वसूल करते हैं। आज हम आपको ज़रा बताते हैं कि अरकान असम्बली तनख्वाहों और दीगर मरात की मद में कितने पैसे इस गरीब कौम के टैक्स से वसूल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेनेट में और कौमी असम्बली में अरकान असम्बली की तनख्वाहें कितनी हैं। तो कौमी असम्बली के एक रुकन की माहाना तनख्वाह है 1,88,000 रुपये। एक रुकन की सालाना तनख्वाह हुई 22,56,000 रुपये। अब कौमी असम्बली के कुल 342 अरकान हैं, उनकी एक माह की कुल तनख्वाह बनी 6,42,96,000 रुपये। और कौमी असम्बली के कुल 342 अरकान की एक साल की जो सिर्फ तनख्वाह है वो बनेगी 77,15,52,000 रुपये। अब वाज़ेह है कि इसमें सेशन के दिनों में जो अलाउंसेस मिलते हैं और जो दीगर मरात मिलती हैं वो शामिल नहीं हैं, ये सिर्फ तनख्वाहें हैं। अब आ जाइए सेनेट पर, तो सेनेट के एक रुकन की माहाना तनख्वाह जो है वो हुई 76,802 रुपये। एक रुकन की सालाना तनख्वाह बनी 9,21,624 रुपये। और सेनेट के कुल चूँकि 104 अरकान हैं तो 104 अरकान की एक माह की कुल तनख्वाह बनी 79,87,408 रुपये। और सेनेट के कुल 104 अरकान की एक साल की सिर्फ तनख्वाह जो है ये हुई 9,58,48,896 रुपये। और इसमें भी मैं आपको फिर कहूँगा कि सेशन के दिनों में जो अलाउंसेस हैं, जो दीगर मरात हैं, जो एयर टिकट्स हैं और जो हेल्थ अलाउंसेस हैं वो इसमें शामिल नहीं है इन फिगर्स में। ये सिर्फ तनख्वाहें आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए ये सूबाई असम्बलियों पर, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली के जो मेंबर्स हैं उसके एक रुकन की जो माहाना तनख्वाह है वो 83,000 रुपये है। अब एक रुकन की सालाना तनख्वाह बनी 9,96,000 रुपये। अब पंजाब असम्बली के कुल 371 अरकान हैं, उनकी एक माह की तनख्वाह अगर कैलकुलेट करें तो ये हुई 30,79,300 रुपये। और पंजाब असम्बली के कुल 371 अरकान की एक साल की सिर्फ तनख्वाह जो बनी वो हुई 36,95,16,000 रुपये। और इसमें भी वो अलाउंसेस शामिल नहीं हैं जो सेशन के दिनों में इन लोगों को मिलते हैं। और सेशन के अलावा भी एक रुकन पार्लियामेंट, एक रुकन सूबाई असम्बली को जो मरात मिलती हैं वो इसमें कैलकुलेट नहीं की गई। अब KP असम्बली पर आ जाइए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की जो तादाद है वो 124 है और एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह 80,000 रुपये है। अब एक रुकन की सालाना तनख्वाह 9,60,000 रुपये बनी। KP के असम्बली के कुल 124 अरकान हैं और इन 124 अरकान की अगर एक माह की तनख्वाह कैलकुलेट करें तो ये 99,20,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये के करीब बनते हैं। और KP के असम्बली के कुल 124 अरकान की सालाना तनख्वाह यानी एक साल की तनख्वाह अगर कैलकुलेट करें तो ये हुई 11,90,40,000 रुपये। सिंध असम्बली पर आ जाइए। सिंध असम्बली में निस्बतन कम तनख्वाहें वसूल करते हैं अरकान। सिंध असम्बली के अरकान की जो तादाद है वो 168 है और यहाँ एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह बेसिक जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है। अब एक रुकन की सालाना तनख्वाह ये हुई 6 लाख रुपये। और सिंध असम्बली के 168 अरकान की एक माह की तनख्वाह कैलकुलेट करें तो ये 84 लाख रुपये बने। और सिंध असम्बली के कुल 168 अरकान की एक साल की सिर्फ तनख्वाह जो है वो 10,08,00,000 रुपये बने। और मैं फिर कहूँगा कि ये बेसिक सैलरी पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिक सैलरी के अलावा जो हाउस रेंट है, जो गाड़ियों की मद में या फ्यूल की मद में आपको मिलता है, जो हेल्थ की मद में मिलता है और जो आपको TADA मिलता है वो कैलकुलेट करें तो शायद इससे ज़्यादा बन जाए। आखिरी में मैं आपको बलूचिस्तान असम्बली का बताना चाहता हूँ। बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान को मिलने वाली जो तनख्वाह है उसकी अगर बात करें तो अरकान की तादाद यहाँ पर 65 है। एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह 3 लाख रुपए है। सबसे ज़्यादा तनख्वाह एक बलूचिस्तान के मेंबर की है, 3 लाख रुपए एक रुकन की बुनियादी तनख्वाह है। और एक रुकन की सालाना तनख्वाह 36 लाख रुपए बनी। बलूचिस्तान असम्बली के कुल 65 अरकान की एक माह की तनख्वाह 1,95,00,000 रुपए है। बलूचिस्तान असम्बली के कुल 65 अरकान हैं और एक साल की सिर्फ तनख्वाह जो है ये 23,40,00,000 रुपए बनी। अब इन तमाम तनख्वाहों को ज़रा एक चार्ट अगर आपको दिखा दें हम कि उस चार्ट में ये तमाम तनख्वाहें जो सालाना जो सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब, KP के सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के की कुल तनख्वाहों का चार्ट ज़रा देख लीजिए तो ये है उन तमाम लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें। अब ये तो हैं वो तनख्वाहें जो तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मिलती हैं। इसके अलावा स्पीकर को मिलने वाली अमरात,
जो वज़रा हैं, वफाकी और सूबाई वज़रा, उनको अलग से जमरात मिलती हैं और इन अरकान असम्बली को जमरात मिलती हैं, वो शायद इससे ज़्यादा फिगर बनेगी, क्योंकि ये बेसिक सैलरी है और अलाउंसेस इसके अलावा हैं। अब ज़रा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये भारी तनख्वाहें और इस अरबों रुपए इस गरीब कौम के टैक्स से लेने वाले जो अरकान असम्बली हैं, वो असम्बली के अंदर करते क्या हैं, ये ज़रा पैकेज देख लीजिए। सबको यही प्रिविलेज है। आप फिक्र ना करें, जिसको जरूरत होगी उसको देंगे। इनकी तरबियत होनी चाहिए। आप तशरीफ रखते प्लीज, तशरीफ रखते प्लीज। आप हाउस को इन ऑर्डर करवाएं, वगैरह मैं इसका तकरीर नहीं करूँगा। बहावलपुर और जनूबी सब पंजाब का सूबा जब तक नहीं बनाओगे बजट नहीं पास करोगे। तोते बोल रहे हैं, तोता नहीं बोला, तोती बोली। फिकर नॉट, आई आई। नारों से लोगों का पेट नहीं भरता, हमें सबको अंदर कर दें। अब इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडाट के, और शाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो आम तौर पर हम अपने अरकान असम्बली से सुनते हैं जी पूरी दुनिया में इस तरह होता है, कहीं पर मार कुटाई भी हो जाती है, धींगा मुश्ती भी हो जाती है, और यहाँ तो मशरक़ी पाकिस्तान में एक स्पीकर को एक रुकन की तरफ से कुर्सी मारकर उनको हलाक कर देने का, जाँ बहक कर देने का वाक़या भी जो है वो मौजूद है, डिप्टी स्पीकर को। ओके, तो अब इस तरह के वाक़यात, लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन है कि एक ऐसी कौम जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है, और इमरान खान साहब आज भी खिताब करके ये कह रहे हैं कि बड़ा मसला है, हम कर्जे लेकर कर्जे अदा कर रहे हैं पुराने, और ऐसे में संजीदगी का आलम और तनख्वाहें, ये आपके ख्याल में जस्टिफाइड है ये लबो लहजा और ये रवैया जो पार्लियामेंट्स में हम देखते हैं? देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो, बल्कि रीजनेबली स्पीकिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और असम्बली को अपने मामूल के काम करने चाहिए, जैसे कानून साजी करनी चाहिए, इंतज़ामिया के मामलात पे निगरानी करनी चाहिए, यानी ओवरसाइट करनी चाहिए, और पॉलिसियों जो कि हुकूमत ने बनाई हों उनके बारे में कोई एहतसाब करना चाहिए कि उनकी पॉलिसियाँ कैसी हैं, उस पर कैसे अमल हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उसका एक पहलू ये भी है कि ये एक सेफ्टी वाल्व का काम करती हैं, कि ये जो प्रेशर अगर फ़र्ज़ करें असम्बलियाँ ना हों तो लोग अपने जज्बात के इजहार के लिए और एक दूसरे के इख्तलाफात के इजहार के लिए फिर वो सड़कों पे निकलें और महल्लों गलियों में जाएं और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करें, तो उसकी बजाय ये आपस के इख्तलाफात को बाज़ात अनरीज़नेबल तरीके से ही सही, लेकिन असम्बली के अंदर इसका इजहार कर लेते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने भड़ास निकाल लेते हैं, तो उससे कम से कम पूरे माशरे के अंदर वो धमाके की कैफियत नहीं होती। ये मैं इनके दिफा में भी कह रहा हूँ, और ये एक किस्म का एक फ़ायदा भी है। आपके ख्याल में बहुत मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू करते हुए किस तरह से आपकी तजवीज़ क्या है, कैसे इस अरबों रुपए को, और 82 लाख रुपया अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि यौमिया खर्च हो रहा है, तो यौमिया और ये कैलेंडर ईयर है, यानी कि जिस दिन सेशन नहीं भी हो रहा उस दिन भी 82 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो इसको पैसे को ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि असम्बली कार्रवाई जो पंजाब असम्बली हो या फेडरल की या बाकी सूबों को जो असम्बली है उसको किस तरह से, उस पार्लियामान की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। देखें, इसमें गुजारिश ये है कि मिन हैसुल कौम अगर आप देखें तो शायद माजरत के साथ हम शॉर्ट टेम्पर्ड से हो गए हैं, हम शायद दूसरों की बात ही नहीं सुनना चाहते। असम्बली के अंदर अगर आप बजट की बात देखें तो जब बजट पंजाब असम्बली का अभी जो वज़ीर ख़जाना पंजाब थे उन्होंने खड़े होकर अभी बजट शायद पहला लफ्ज़ ही पढ़ा नहीं है, तो उस वक्त से अपोजिशन लीडर जो उस वक्त मौजूद थे उनके कहने पे एहतजाज शुरू हो गया।
कापियां फाड़ दी गई, जो भी हुआ मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं और है। शायद वो बदला ले रहे थे क्योंकि पिछली मरतबा जब वो हुकूमत में थे तो शायद पीटीए के लोग भी यही कर रहे थे। शरीन मजारी साहबा, मुझे याद है पिछली दफ़ा जब बजट इजलास हो रहा था, तकरीर हो रही थी, तो वो क्या कर रही थी, तो शायद ये एक कल्चर बन गया है, इस वजह से कोई भी इसको अवॉइड नहीं करता और हुकूमत बुरा मानती है और अपोजिशन समझती है हमारा फ़र्ज़ है। देखिए असद साहब, कहीं ना कहीं तो आपने किसी न किसी चीज़ का स्टॉप करना है। अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने किया अब लाजम है वो करेंगे तो ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। 5 साल फिर बैठे हुए हैं और फिर इसी तरह की बातें होंगी, कंस्ट्रक्टिव चीज़ सामने कोई नहीं आएगी, बेहतर चीज़ सामने कोई नहीं आएगी। जिस कानून साजी के लिए पब्लिक ने मुझे या पूरी असम्बली को या तमाम जो पार्लियामान के अंदर दोस्त बैठे हुए हैं उनको जिस मकसद के लिए भेजा वो पूरा नहीं हो सकेगा। शायद जो हमारा कानून साजी, अहमद बिलाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखें हमारा काम था कानून साजी करना, लेकिन 1985 में जब एक असम्बली आई तो उस असम्बली के अंदर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को जो मेंबर्स थे उनको एक नया ख्वाब दिखा के नई लत डाल दी गई और वो लत ये थी कि डेवलपमेंट के काम जो हैं वो MP MNS करेंगे। भाई हमारा कोई काम जो है वो डेवलपमेंट करना नहीं है, हमारा काम ये है कि हमने एक मियारी कानून साजी करनी है और वो कानून साजी अवाम की बेहतरी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके, और जो मेगा प्रोजेक्ट है वो जरूर करने चाहिए। गवर्नमेंट खुद मेगा प्रोजेक्ट करती है। ये अब तो नहीं मौजूदा MPs और MNS को डेवलपमेंट फंड जारी किए जा रहे हैं ना, अब तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बन रही। नहीं देखें, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, देखें आप एक रवायत और एक आप चीज़ें, मेरी बात सुन लीजिएगा ज़रा। मैं कतन इसके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है नीचे लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जो आपकी ऑन गोइंग स्कीमें पिछली हुकूमत जाते जाते ना एक काम कर गई है। 5 साल उसने कुछ नहीं किया, आखिरी 6 माह में वो हर चीज़ अनाउंस करके चली गई है। वो एक अलहदा बात है कि 57 अरब रुपए के चेक की बाउंस हो गया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज के सामने कोई दोस्त जो है वो मुतलका जमात के नहीं बैठे हुए, जिसकी वजह से शायद मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि मैं इस तरह की गुफ्तगू करूँ कि उनका मौक़िफ़ ना आ सके। देखिए दूसरी बात आपने फरमाई है अरकान असम्बली की सैलरी के हवाले से। देखें असद, मेरी बात सुनिए, पंजाब असम्बली के अंदर बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका शायद मेरे पिछली असम्बली में भी PTI के प्लेटफॉर्म से भी रहे हैं दोस्त, जो प्राइवेट जॉब करते थे, पार्टी ने नए चेहरे देख के उनको टिकट दिए, उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ी और असम्बली के अंदर आ गए। और असम्बली के अंदर उनकी उस वक्त तनख्वाह थी 43,000 रुपया डाल डूल के। अब 43,000 रुपये के अंदर एक बंदा जो है जो अपनी प्राइवेट जॉब, चाहे मेरा ख्याल से वो शायद 2 लाख रुपए की कर रहा था, आप उसे 43, अब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें आप फरमा रहे हैं कि 83 लाख रुपया, जिस तरह अहमद बिलाल साहब ने फरमाया है कि एक दिन की कार्रवाई के ऊपर तमाम लगता है, जो भी पार्लियामेंट तमाम की डाल के तो उन्होंने फरमाया है, बिल्कुल ऐसा होता होगा, उनकी कैलकुलेशन होगी। क्या जो बंदा पार्लियामेंट के अंदर, अब आपकी एक जॉब है सर, मैं इस पर सर आपसे कोई बहस नहीं है, असल में आप ठीक कह रहे हैं कि 80,000 रुपए में एक आदमी का घर नहीं चलता। एक सवाल मैं सर अगर मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज नहीं मैं ये नहीं कह, मेरी अर्ज सुनिए, लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर, मैं सर सिर्फ कहना ये चाह रहा था कि 80,000 रुपए में मैं मानता हूं कि एक MPA अपना घर नहीं चला सकता या अपना वो बुनियादी स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बस काम क्या कर रहा है, मेरा तो ये सवाल है कि जो काम कर रहा है उस काम के उसको 80,000 रुपए को जस्टिफाई कर रहा है, वो कानून साजी के लिए अपना पूरा रोल प्ले कर रहा है, शायद नहीं कर रहा है, यह बुनियादी सवाल था। मैं एक चीज में सिर्फ इस पर हम अगले समय गुफ्तगू नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना सर, मेरी अर्ज सुन लें, आपने अपना कोई देखे, मेरी अर्ज सुने। क्या अगर चंद अरकान असम्बली जो बिजनेस असम्बली का टेकअप करने में सीरियस ना हो, तो क्या पूरी असम्बली को उसके गुनाह की सजा दी जाए? ठीक, अहमद बिलाल साहब मुझे ये बताइए कि मैं एक चैनल में देख लें, किसी दूसरी जगह पर देख लें, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। असलम इकबाल साहब ये फरमाएं कि वो जो तनख्वाहों में इजाफे का बिल था, वो तो कौम को ये तासुर दिया गया था, पंजाब के अवाम को, कि जनाब इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है।
वो मंजूर हो गया फिर। जी देखें इरशाद भाई बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। वो बिल असम्बली ने मंजूर किया। नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं अहमद भाई, मैं अर्ज करता हूँ बिल बिल्कुल असम्बली से मंजूर हुआ। बिल मंजूर होने के बाद साइन के लिए देखिए आपको सारी हकीकत बताऊंगा। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ और उससे अगला लाहे अमल जो गवर्नमेंट ने किया है वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके सामने गलत बयानी तो नहीं कर सकता, ना हो सकती है, ना मैं करूँगा, ना मुझे ज़रूरत है करने की। बिल असम्बली के अंदर पास हुआ, पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने उसको साइन नहीं किया। अब फिर कुछ अरकान असम्बली ने दोनों साइड के इस सेशन शुरू होने से पहले भी बात हुई कि जी ये असम्बली ने मंजूर कर दिया, लिहाजा हमारी तनख्वाहें जो बढ़ा दी जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि ऑस्टेरिटी का मैयर जो है वो। मुझे सिर्फ अहमद बिलाल साहब ये बता दीजिए कि बजट पास होता हुआ नजर आ रहा है आपको असम्बली में? कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। अभी आपका पहला सेगमेंट ये बता रहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा खतरा है। 178-180 की मेजॉरिटी है उनको कौमी असम्बली में, और जो हाजिर अरकान होते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, बजट मंजूर हो जाएगा। यहाँ पे 152 भी नहीं चाहिए। राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक में ले लूँ। अहमद बिलाल साहब शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के। ब्रेक के बाद दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। अपने मेहमानों से असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब के बयान पर आपने नोटिस लिया, फवाद चौधरी साहब का एहतजाब हम कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब ने जो कल कहा था कि आगे चलें, उन्होंने एक फार्मूला दिया हुकूमत से कि अगर आप चाहते हैं बजट पास हो जाए, अगर आप चाहते हैं स्मूथ हो जाए सारी चीज़ें, पिछला हिसाब किताब छोड़ें, आगे चलें। और चूंकि असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बिजनेस को और इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जनाब आप तो 5 लाख रुपए का जब हिसाब मांगेंगे तो बिजनेस यहाँ पर खाक होगा। तो इस पर राय किया उनकी। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक फार्मूला पेश किया और आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया, माजी का हिसाब किताब छोड़िए, आगे चलिए। क्या कह रहे थे आसिफ जरदारी साहब, जरा सुन लीजिए। 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं। ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। आसिफ जरदारी साहब ने इसके अलावा ये भी कहा कि आप 5 लाख रुपए पर जब हिसाब मांगेंगे तो कारोबार कैसे होगा। अब असलम इकबाल साहब, अब आप जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, नई पॉलिसीज बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आकर लोग इन्वेस्ट करें, यहाँ पर लोकल जो कारोबारी है उससे अगर 5 लाख रुपए का हिसाब मांगेंगे जो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, तो वो फार्मूला आपको दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पुराने को छोड़िए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी आपको सपोर्ट करे, तो सिंपल सा फार्मूला है कि छोड़ दें पुराना हिसाब किताब, आगे चलें। तो ये बड़ा रीजनेबल सा फार्मूला नहीं लगता? आपके लिए आसानी हो जाएगी हुकूमत के लिए। चलें असद, मैं यही सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको क्या रीज़नेबल फार्मूला लगता है कि पंजाबी चौधरी शुजात साहब वाली बात के मिट्टी पाओ थे अगे टुर पो? क्या जो पीछे जो कुछ हो गया है उसको क्या करें, आप बता दें। जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल, ठीक है, इकॉनमी के ऊपर आज भी मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कौमी असम्बली के जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने बैठ के उस फार्मूले के ऊपर कुछ बातचीत की है, जिसकी डिटेल्स शायद रात तक मीडिया के सामने आ जाए कि क्या मैं अभी टीवी पे देख रहा था क्योंकि मैं प्रॉपर बैठ नहीं सका और मेरी गुफ्तगू इस्लामाबाद में किसी दोस्त से नहीं हो सकी कि मैं अपने आप को उस हवाले से अपडेट कर सकता। बहरहाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी डजंट मीन कि आप चार्टर ऑफ करप्शन करके तो आपस में बैठ जाएं। सॉरी, ये हमसे होना नहीं है। हमने सीधी सीधी बात की है कि जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए। हाँ, वे फॉरवर्ड ये है कि ये नहीं है कि हम पिछली चीज़ों को छोड़ के हम कहें कि ठीक है जनाब आप भी हमें शामिल हो जाए, फिर हम भी उसी तरह ही हो जाएंगे जिस तरह वो थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या करती रही है बेसिकली, तो वो यही करती रही है कि यू स्क्रैच माई बैक, मैं तुम्हारी करूँगा तुम मेरी। सो ये होना नहीं,
ये होना नहीं, राइट। अब ये हमसे नहीं होना। आप भी कह रहे हैं, हाँ, एक बात हम आपको कहते जी, मगर जो एहतसाब आप कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि एक वादा हमने किया था आपसे इलेक्शन में कि चोरों को अंदर डालेंगे, और देखें पहला वादा पूरा कर दिया, चोरों को अंदर डाल दिया है। तो जब इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि हमने अंदर डाल दिया है चोरों को, तो फिर शाहद आरिफ साहब, फवाद चौधरी साहब ने क्या गलत कहा है कि एहतसाब तो हम कर रहे हैं? क्या गलत कहा है उन्होंने जिसका नैब ने नोटिस ले लिया? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नैब को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नैब पर हम दबाव डाल रहे हैं, या नैब से वो काम करा रहे हैं जो नैब को करना चाहिए। नैब का एक सेक्शन है, नैब आर्डिनेंस 99 का सेक्शन 31A है, जिसमें कहा गया है कि अगर नैब के फ़राइज़ में मुदाखलत की जाए या रुकावट डाली जाए, या नैब के अहलकारों को, अफसरान को, नैब को मुतासर करने की कोशिश की जाए, तो ये जुर्म है। और 31A के तहत इंक्वायरी होगी। अगर वो जुर्म साबित हो जाता है तो रेफरेंस दाखिल होगा एहतसाब अदालत में, और इसकी मैक्सिमम जो सज़ा है वो 3 साल हो सकती है। तो फवाद चौधरी साहब चूँकि गैर मोहतात, आजकल पता नहीं क्यों कानून दान हैं, कानून को समझते हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, आजकल पता नहीं क्यों इतना गैर मोहतात हो हैं, और वो सिर्फ न सिर्फ नैब के चेयरमैन को, नैब को एम्बेरस कर रहे हैं, बल्कि अपनी हुकूमत को, इमरान खान को एम्बेरस कर रहे हैं। इमरान खान जब बात करते हैं वो अमूमी एहतसाब की बात करते हैं कि जी हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी को अगर सज़ा होगी तो हम छुड़वाएंगे नहीं, और उन्होंने साबित भी किया। प्रोसिक्यूटर भी नैब के अपने हैं, या तो प्रोसिक्यूटर जिस तरह आम मुकदमात में होता है कि प्रोसिक्यूटर जो होता है वो लॉ अफसर होता है गवर्नमेंट का, यहाँ जो प्रोसिक्यूटर हैं वो सारे नैब के अपने प्रोसिक्यूटर हैं, और नैब से ताउन करना हर हुकूमती इदारे का फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए अगर कोई हुकूमती इदारा ताउन कर रहा है तो उस पर हुकूमत क्रेडिट नहीं ले सकती, राइट। लेकिन ये जो सवाल था मेरा मियां इस्लाम इकबाल साहब, आप चूंकि इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी हैं और कारोबार को देख रहे हैं पंजाब में, और मैं ज़्यादा तौर पर जानता हूं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ी एफिशिएंटली आप कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेकर आएँ। लेकिन आसिफ जरदारी साहब का ये खदशा कितना दुरुस्त है? और इसकी चेयरमैन नैब ने अपनी जो आखिरी तकरीर उन्होंने की थी उसमें इसकी वजाहत भी की थी कि हम कारोबारी लोगों को परेशान नहीं कर रहे। तो ये जो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि कारोबारी तबका बहुत परेशान है कि उनसे छोटी छोटी रकम का हिसाब मांगा जा रहा है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड यही सिचुएशन है? आपको भी इस तरह की शिकायत मौसूल होती है कि कारोबारी तबका परेशान है कि हम कारोबार कैसे करेंगे अगर आप हमसे 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का भी हिसाब मांगेंगे? असद भाई, आपकी बात किसी हद तक जुज़वी तौर पर मैं तस्लीम करता हूँ कि नहीं, आप मेरी नहीं, आप जरदारी साहब की बात को इसका मतलब है जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। नहीं, मैं जो आप सही फरमा रहे हैं, मेरी अर्ज़ सुनिएगा। जो स्टार्ट में जब गवर्नमेंट आई थी तो FPR की तरफ से ये था कि उन्होंने जो रेड करनी शुरू की थी किसी की प्रेमिसेस में बिला इजाज़त, और कारोबारी तबका थोड़ा सा अपसेट था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अपसेट था। इस बात को फिर मैंने फेडरल लेवल के ऊपर अपने CM के साथ रेज़ की, और ये कहा हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि सर इस तरह का माहौल बन रहा है कि शायद जो FBR है वो हमारा जो इन्वेस्टर है उसको बुरे तरीके से, उसके जो एतमाद है, उसका जो ट्रस्ट है, उसको शेक कर रही है। तो उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर डायरेक्शन दी मुतलका डिपार्टमेंट को कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि फिर ये TV पर भी खबर आई कि फिर शब्बर जैदी साहब जो नए FBR के चेयरमैन आए हैं तो उन्होंने भी आते साथ इन चीज़ों को किया है कि किसी के प्रेमिसेस के अंदर या किसी बिजनेसमैन को बिला किसी विदाउट एनी रीज़न आप उसके जाके तो उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, और फिर वो चीज़ें थम गई, रुक गई। एक ऑडिट सिस्टम होता है किसी भी बिजनेस के लिए, तो वो एक लाजमी जुज़ होता है जो FBR के कानून के अंदर है, वो तो जायज़ है, उतनी बात उसकी हद तक तो जायज़ है। लेकिन ये बात जायज़ नहीं थी कि आप किसी इन्वेस्टर को या किसी बिजनेसमैन के दफ्तर में जाके छापा मार के उसका रिकॉर्ड उठा लें, ब्लॉक कर लें, उसके अकाउंट को जो अटैच कर लें वगैरह वगैरह। तो ये बात किसी हद तक ठीक थी, जिसको ख़त्म किया गया, और एक कंफर्टेबल माहौल देने के लिए अपने बिजनेसमैन को हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है जी, ताकि जो बिजनेस है
जब तक हम देखें असद भाई, जब तक हम बिजनेस ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक्टिविटी लेकिन को एक ज्यादा चीज़ नहीं मुझे और करेंगे बता वो दें कि प्राइम मिनिस्टर को आज दूसरी मरतबा आकर कौन से अपील करनी पड़ी कि वो एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं, और धमकाना भी पड़ा कि अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आपका हाल अच्छा नहीं होगा। ये दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा कहने के लिए, तो हुकूमत की इस स्कीम को सीरियस नहीं लिया। 10 सेकंड में सर जवाब खत्म हो गया, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, क्यों? नहीं, मैं नहीं समझता। अभी असद भाई डाटा उसकी तरफ से, एफबीआर की तरफ से जारी नहीं हुआ। जब डाटा जारी होगा उस डेटे राइट सर, मियां असम इकबाल साहब, डाटा जारी नहीं हुआ और शायद कुछ दिन पड़े भी हैं, लोग आखिरी तारीखों में ज्यादा रजू करते हैं। बहुत शुक्रिया असम इकबाल साहब। इरशाद नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।